हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियोज में हमने अलाउद्दीन की पहले खिलजी वंश की स्थापना, फिर अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजय, अलाउद्दीन की दक्षिण भारत की विजय, अलाउद्दीन की दक्षिण नीति, इन सब के बारे में बताया था। आज मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी की राजत्व सिद्धांत अर्थात अलाउद्दीन के राजनीतिक आदर्श के बारे में बताऊंगा। तो मैं देखता हूं कि अलाउद्दीन का जो राजत्व सिद्धांत था किसी भी दैवीय शक्ति पर आधारित नहीं था। किसी भी दैवीय शक्ति पर आधारित होने के बजाय अलाउद्दीन का राजत्व स्वयं अपने अस्तित्व द्वारा अपना औचित्य सिद्ध कर सकने वाला राजत्व सिद्धांत था। तो हम देखते हैं अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत का जो आधार है वो है तलवार की शक्ति। अगर ये आपसे पूछा जाए अलाउद्दीन के राजत्व के सिद्धांत का आधार क्या है, तो ये तलवार की शक्ति। देखिए, मैंने जब आपको खिलजी वंश की स्थापना के बारे में बताया था, जलालुद्दीन खिलजी जब सुल्तान बनता है तब भी मैंने बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी ने जो अपने वंश की स्थापना की है, जो सुल्तान का पद उसने प्राप्त किया है, ना तो वंशानुगत आधार पर, ना ही प्रजातीय भावना के आधार पर और ना ही किसी षड्यंत्र के आधार पर, बल्कि उसने अपनी योग्यता के आधार पर स्थापित किया था। और उस समय समझ सकते हैं कि योग्यता में सर्वाधिक जो अनिवार्यता थी वो थी तलवार की शक्ति। तलवार की शक्ति ही सर्वप्रथम योग्यता थी जिसके आधार पर राज्य को स्थापित करना और राज्य पर बने रहना अत्यंत अनिवार्य था। तो हम देखते हैं कि अलाउद्दीन के जो राजत्व के आधार है वो है तलवार की शक्ति। फिर हम देखते हैं कि राजत्व सिद्धांत इसका जो अलाउद्दीन का है, अलाउद्दीन ने अपने राजत्व सिद्धांत की स्वयं कोई घोषणा नहीं की है। उसके राजत्व सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो अमीर खुसरो ने किया है। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसने बताया है कि जिस तरह से सूर्य पूर्व से पश्चिम तक अपनी किरणों रूपी तलवार से संपूर्ण विश्व को आलोकित करता है, उसी प्रकार से एक सुल्तान को भी विजय करना चाहिए और अपनी विजयों को सुरक्षित रखना चाहिए। अलाउद्दीन ने राजत्व सिद्धांत की इस प्रकार व्याख्या की है। इसके अलावा अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो ने यह बताया है कि अपने युग का विजेता जो सगुणों से सर्वोत्कृष्ट है उसकी ना कलम से ना ही जीभ से व्याख्या की जा सकती है, वर्णन नहीं किया जा सकता, ना कलम से ना जिह्वा से। तो इस तरह से अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत की व्याख्या की है, वर्णन किया है। हम देखते हैं अलाउद्दीन ने अपने राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत धर्म के हस्तक्षेप से प्रशासन को दूर रखा। याद रखिएगा, प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन ऐसा प्रथम सुल्तान है जिसने प्रशासन को धर्म के हस्तक्षेप से दूर रखा। और दूसरा क्या किया, हम देखते हैं कि उलेमा वर्ग का शासन में हस्तक्षेप। उलेमा वर्ग का शासन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अलाउद्दीन ने स्वीकार नहीं किया। इस संबंध में जो बयाना के काजी मुगीसुद्दीन थे उनसे अलाउद्दीन का वार्तालाप बहुत महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन ने बयाना के काजी मुगीसुद्दीन से वार्ता करते समय कहा था कि शरिया में क्या लिखा है मैं ये नहीं जानता, लेकिन राज्य के लिए क्या आवश्यक है, राज्य के लिए क्या जरूरी है, मैं वही कदम उठाता हूं जो राज्य और जनता के हित में होता है। कयामत के दिन मेरे साथ अल्लाह क्या सलूक करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन राज्य के लिए जो आवश्यक होता है वही मैं कदम उठाता हूं। तो इस तरह का जो वार्तालाप है बयाना के काजी से किया गया है। ये बयाना के काजी से जो वार्तालाप में अलाउद्दीन ने कही है, ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा खलीफा से मान्यता लेना आवश्यक नहीं समझा। ध्यान रखिए, अलाउद्दीन ने खलीफा के नायब की उपाधि तो ग्रहण की है, लेकिन खलीफा से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक नहीं समझा। हम देखते हैं कि खुसरो और बर्नी दोनों ही सुल्तान को सही मायने में ईश्वर का नायब बताते हैं, अर्थात सुल्तान को खलीफा बताते हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। अभी तक जो दिल्ली सुल्तान हुए हैं उन्होंने खलीफा से मान्यता लेना आवश्यक समझा था, लेकिन हम देखते हैं खिलजी वंश में ऐसा नहीं किया जाता है। अलाउद्दीन ने खलीफा के नायब की उपाधि अवश्य धारण की, लेकिन खलीफा से किसी भी प्रकार की मान्यता लेना आवश्यक नहीं समझा। और हम देखते हैं खुसरो और बर्नी दोनों ही सुल्तान को ईश्वर का नायब बताते हैं, अर्थात खलीफा मानते हैं। तो हम देखते हैं कि अलाउल मुल्क से जो परामर्श हुआ है उसमें अलाउद्दीन का साहस दिखाई पड़ता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि
अलाउद्दीन ने जब दक्षिण की विजय की है, दक्षिण की विजय के बाद अलाउद्दीन इतना अधिक उत्साहित था कि उसके मन में दो विचार आते हैं। एक तो संपूर्ण विश्व की विजय करना, सिकंदर की तरह अलाउद्दीन संपूर्ण विश्व का विजेता बनना चाहता था, और दूसरा विचार था एक नवीन धर्म का संचालन करना। तो हम देखते हैं इन दोनों बातों को जो उसका मित्र था दिल्ली का कोतवाल अलाउल मुल्क, उसने इन दोनों बातों का खंडन किया है। उसने अलाउद्दीन को बताया कि संपूर्ण विश्व की विजय करने से पहले हमें देखना चाहिए कि भारत में ही बहुत बड़े बड़े राज्य ऐसे मौजूद हैं, इसके अलावा दक्षिण तक की विजय बाकी है। तो संपूर्ण भारत की विजय ही अपने में बहुत बड़ा काम है, विश्व विजय करना व्यावहारिक नहीं है। और दूसरा उसने ये बताया है कि जिस तरह से सिकंदर ने विश्व विजय की थी तो उसके पास अरस्तु जैसे लोग मौजूद थे। आज ऐसा कोई अरस्तु जैसा विद्वान व्यक्ति भी विद्यमान नहीं है जो सुल्तान का परामर्श कर सके। इसी तरह से दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क ने एक बात और कहा उसने कहा कि मजहब चलाना सुल्तानों का काम नहीं है, ये पैगंबरों का काम है। इसलिए फिर अलाउद्दीन ने इन दोनों बातों को त्याग दिया। फिर हम देखते हैं अलाउद्दीन ने सिकंदर सानी माने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की है। तो कहीं न कहीं उसके अंदर जो विश्व विजय करने का जो सपना था, जो उसकी इच्छा थी, वही दर्शाती है। फिर हम देखते हैं कि अमीर खुसरो ने खजाइनुल फतूल में अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, अपने युग का विजेता, जनता का चरवाहा कहा है। इंपॉर्टेंट है, ये किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा। अमीर खुसरो की किताब खजाइनुल फतूह में कहा गया है। किस सुल्तान के बारे में कहा गया है? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विश्व विजय और नवीन धर्म, इन दोनों चीजों को वो त्याग देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। ये जोधपुर संस्कृत शिलालेख में वर्णन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहां मिलता है? जोधपुर संस्कृत शिलालेख में प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि अलाउद्दीन का जो राजत्व का सिद्धांत है वो कहीं न कहीं उसके स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता को प्रदर्शित करता है। अलाउद्दीन ने जो अपना राजत्व का सिद्धांत दिया है वो स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता ही इसका आधार था, हम देखते हैं। लेकिन उसके बाद भी अलाउद्दीन ने जिस तरह से विस्तारवाद की नीति को अपनाया, संपूर्ण उत्तर भारत में अपनी सल्तनत का विस्तार किया, वही अलाउद्दीन दक्षिण में अनावश्यक विवेकहीन प्रसार से अपने को बचाता है। इसके अलावा हम देखते हैं राजपूताना की विजय के दौरान भी बाद में चित्तौड़गढ़ मालदेव जो अलाउद्दीन का विश्वस्त था उसे सौंप दिया जाता है। इस तरह से अलाउद्दीन विस्तारवाद के साथ साथ विवेकहीन प्रसारवाद से पूरी तरह से मुक्त था। माने अलाउद्दीन की सोच इस मामले में अत्यधिक व्यावहारिक थी। तो देखिए यही चीजें अलाउद्दीन की दिल्ली सल्तनत के अन्य सुल्तानों से अलाउद्दीन को एक ऊंचा स्थान प्रदान करती हैं कि अलाउद्दीन ने विस्तारवाद के बाद भी एक व्यावहारिक विस्तारवाद को अपनाया, एक विवेकहीन प्रसारवाद की अंधी दौड़ में वो नहीं पड़ा, और इसीलिए उसका अपना विजय अभियान पूर्ण रूप में हमें सफल दृष्टिगत होता है और अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत के अन्य सुल्तानों के समक्ष एक उच्चता ग्रहण करता हुआ दृष्टिगत होता है। फिर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन और बलबन के राजत्व सिद्धांत की तुलना, अगर बलबन के राजत्व सिद्धांत और अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत की बात की जाती है तो हम देखते हैं कि बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत की घोषणा की है, जबकि अलाउद्दीन ने अपने राजत्व सिद्धांत की कोई भी घोषणा नहीं की। बलबन के राजत्व सिद्धांत भी निरंकुशता पर आधारित था, अलाउद्दीन का सिद्धांत भी निरंकुशता पर आधारित था। लेकिन हम देखते हैं कि बलबन के राजत्व सिद्धांत में कहीं न कहीं जातीय उच्चता की भावना,
जिस तरह से उसने अपने को अफरसियाब का वंशज घोषित किया, प्रजातीय शुद्धता और प्रजातीय उच्चता की भावना, तुर्की प्रजातीय उच्चता की जो भावना स्थापित की, अलाउद्दीन ने एक तरीके से इस पूरी उच्चता और प्रजातीयता की भावना को नकार दिया। हम देखते हैं बलबन के राजत्व सिद्धांत में और अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत में यही अंतर है। अलाउद्दीन ने प्रजातीय उच्चता की स्थान पर योग्यता को प्रेफरेंस दी, योग्यता को प्राथमिकता दी। उसने योग्यता के आधार पर पदों को लोगों को दिया। हम देखते हैं कि खिलजी लोगों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी योग्यता के आधार पर की थी, तलवार की शक्ति के आधार पर की थी। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी के समय में हम देखते हैं कि गैर तुर्कों को भी शासन में, प्रशासन में आवश्यक योग्यता के अनुसार स्थान प्राप्त होता है और इसी प्रकार भारतीय मुसलमानों को भी स्थान प्राप्त होता है। यहाँ तक कि खुसरो साहब जो कन्वर्टेड मुस्लिम था, हिंदू से कन्वर्ट हुआ था, वो अंत में मुबारक शाह खिलजी के बाद में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान तक अल्प समय के लिए बनने में सफल होता है। तो हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में राजत्व सिद्धांत में योग्यता को प्रेफरेंस दिया गया, निरंकुशता के साथ साथ योग्यता को प्रेफरेंस दिया गया। यही बलबन के राजत्व सिद्धांत में और अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत में अंतर्दृष्टिगत होता है। हम देखते हैं किसी भी धर्म की, इसके अलावा अलाउद्दीन ने अपने राजत्व सिद्धांत में धर्म की कोई कल्पना नहीं की। उसने धर्म को आधार नहीं बनाया। उसने जो भी विजय अभियान चलाए, शासन प्रशासन में जो भी सुधार किए, उसमें उसने व्यावहारिक नीतियों को अपनाया, ना कि उसने धर्म को आधार बनाया। देखिए, धर्म में हस्तक्षेप उसने नहीं किया और ना ही धर्म को शासन में हस्तक्षेप करने दिया। इस तरह से हम देखते हैं अलाउद्दीन ने धर्म के प्रभाव से शासन को मुक्त रखा और उसने धर्म के अनुकूल नहीं बल्कि समयानुकूल, विवेकपूर्ण और व्यावहारिक नीतियों को अपनाया, जिससे वो पूरी तरह से अपने विजय अभियानों में, अपना शासन प्रशासन में सफल रहा। तो हम देखते हैं कि अलाउद्दीन का जो राजत्व सिद्धांत है दिल्ली सल्तनत के राजत्व सिद्धांत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और बलबन के सिद्धांत से काफी कुछ समानता रखने के बाद भी भिन्नता भी प्रदर्शित करता है। तो हम देखते हैं जो आज मैंने आपको फैक्ट बताए हैं, ये बहुत से फैक्ट ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आपके काम आएंगे और सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के एग्जाम के साथ साथ जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत का, ये आपको सिविल सर्विसेज के मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं अलाउद्दीन के राजत्व के सिद्धांत से संबंधित या दिल्ली सल्तनत के राजत्व सिद्धांत के विकास से संबंधित, तो उसमें ये आज का वीडियो आपका पूरी तरह से यूजफुल रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो अलाउद्दीन की सांस्कृतिक सफलता और अलाउद्दीन के उत्तराधिकारियों के बारे में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।